हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी बडी। और आज हम हमारे चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो ही आप ये लेक्चर देखना, क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको आज का लेक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले लास्ट लेक्चर देख के आओ या फिर एक बार टेक्स्ट बुक से भी रीड करके आओ, समझ के आओ कि क्या क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए एनिमल किंगडम के, और उसके बाद आप ये लेक्चर स्टार्ट करना। तो आज के लेक्चर में ना हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जितनी भी फाइलम्स है ना उनको, नॉन कोऑर्डिनेट्स के, उनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर में हमने एक चार्ट देखा था जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, और मैंने आपको बोला भी था कि आप ये चार्ट प्रैक्टिस करके आओ सो दैट आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको यूज़ आ पाए। अब क्या यूज़ है देखो, अभी क्या होगा कि हर एक फाइलम का ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी फाइलम देंगे और उसको आपको पूछेंगे कि इस ब्रीफ में इस फाइलम को एक्सप्लेन करो। तो लेट्स टेक, अगर एग्ज़ाम में पैनिक मोड पे आपको नहीं याद आते जो मेन पॉइंट्स है, वो भी हम लर्न करेंगे लेक्चर में ही साथ में, लेकिन इन केस आपको याद नहीं आता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो कुछ ना कुछ तो लिख के आना पड़ेगा। तो ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ये हमें बहुत हेल्प करेगा ये चार्ट। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि अच्छे से उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना सो दैट माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने बोला, कोई एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला निडेरिया के मुझे 5 फीचर्स बताओ, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मुझे इसके मेन फीचर्स अभी हमने पढ़े नहीं है निडेरिया के, लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि नहीं भाई मुझे बताओ, तुम एग्ज़ाम में लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे? अब निडेरिया में सबसे पहले मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये नॉन कोऑर्डिनेट है। सबसे पहला ये पॉइंट हो गया है ना। दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। तीसरा मैं लिख सकती हूँ कि इसके ये जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर चौथा मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसके पास रेडियल सिमेट्री है ना। और पांचवा मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये कोई भी सेगमेंटेशन शो नहीं करता है। तो बस ये टेबल, ये चार्ट के थ्रू हमने 5 पॉइंट्स बता दिए निडेरिया के। ऐसे ही आप हर फाइलम को बता सकते हो बस 5 पॉइंट्स में। तो आपको इतना बेसिक तो आ जाएगा ना लिखने के लिए एग्ज़ाम में। इसलिए ये चार्ट जो है एक बार इसको लिख के आना, प्रैक्टिस करके आना। अभी हम वापस से रिकैप करेंगे। एक बार मैं आपको वापस से फटाफट 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले हमने सारे फाइलम्स के नाम लिख लिए और हमने देखा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये जो पूरा पार्ट है ये नॉन कॉर्डेटा है और ये जो है वो कॉर्डेटा है। नॉन कॉर्डेटा क्यों बोला है हमने? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता। और कॉर्डेटा क्यों बोला हमने? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड होता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो पॉरीफेरा जो है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। निडेरिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। प्लैटीहेलमिन्थस ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक सब ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है, तो 4 होते हैं, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम। ये हमने देख लिया। तीसरा जो हमने क्राइटेरिया देखा वो जर्म लेयर देखा। पॉरीफेरा में हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरा के पास कोई भी जर्म लेयर नहीं होता है। उसके बाद निडेरिया जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। एंड उसके बाद बाकी सारे जो लोग होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में हमने पढ़ा था कि इनके पास 2 जर्म लेयर्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमने पढ़ा था कि इनके पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सी सिमेट्री है। जो पॉरीफेरा होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब तुम कोई भी एक्सिस ले लो तुम बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाओगे। उसके बाद निडेरिया हमने देखा कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। रेडियल सिमेट्री हमने एग्जांपल दिया था केक या पिज़्ज़ा। तुम कोई भी प्लेन में काटो, सेंटर से पास होना चाहिए तो तुम्हें इक्वल हाफ्स मिलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि बाकी के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब सेंटर से एक एक्सिस पास होगा जो ऑर्गेनिज्म को इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी कैविटी और सीलोम के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो पहले के 3 फाइलम हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एस्केलमिन्थस को याद रखना कि वो स्यूडोसीलोमेट होता है। उसके ऊपर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
वो एसीलोमेट है, और उसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूसीलोमेट है। तो एस्केलमिंथिस स्यूडोसीलोमेट, उसके ऊपर के सारे ऑर्गेनिजम्स एसीलोमेट, मतलब जिसके पास सीलोम नहीं होता है, सीलोम एब्सेंट होता है, ए फॉर एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट होता है। स्यूडो फॉल सीलोम होता है, यू सीलोमेट ट्रू सीलोम होता है। तो एस्केलमिंथिस याद रखना, ऊपर ए सीलोमेट, नीचे यू सीलोमेट। फिर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 लोग जो है वो सेगमेंटेशन शो करते हैं। एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया एंड कॉर्डेटा हो गया। ये जो 3 लोग हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन शो करते हैं, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने फटाफट लास्ट लेक्चर का रिकैप कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर से, जहाँ पे हम हर एक फाइलम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके हर एक पॉइंट्स को देखेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम में एक चीज़ आपको याद रखना है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एंड बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो वो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि एक बार में आपने देखा और आपको याद हो जाएगा, नहीं, बार बार रिपीटेडली जब आप करोगे तब माइंड में फिट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा। जितना इजी हो पाएगा उतना मैं करूँगी आपके लिए, बट आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे सामने से। ठीक है, टॉकिंग अबाउट पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा को ना हम स्पॉन्जेस भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं मैम? देखो, पॉरीफेरा ये जो नाम है उसका मतलब क्या होता है? पॉरीफेरा, पॉरी मतलब यहाँ पे जो पॉरी वर्ड है वो पोर से आता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे पोर्स हो उनको हम बोलते हैं पॉरीफेरेंस। सो पोर्स बेरिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम पॉरीफेरा के अंदर डालते हैं। अब आपने स्पंज देखा होगा, स्पॉन्ज येलो कलर का जो बेसिकली होता है स्पॉन्ज, उसमें कैसे छोटे 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 खड्डे होते हैं ना, स्पोर्स होते हैं, इसलिए हमने उसको स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो पॉरीफेरा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? स्पॉन्जेस। एंड द वर्ड पॉरीफेरा, द नेम ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा कम्स फ्रॉम पोर्स बेरिंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्राणी जिसके बॉडी पे पोर्स हो उसको हम बोलते हैं पॉरीफेरा। तो तुम बोलोगे मैम कौन से पोर्स है? बेसिकली इन पोर्स का नाम है ऑस्टिया। तो ऑस्टिया जो है इसको हम बोलते हैं कि ये पोर्स है। अब तुम देखोगे यहाँ पे ना ऐसे छोटे 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 पोर्स होंगे जिसके थ्रू पानी जो है ना वो अंदर जाता है। ऐसे पानी जो है उन पोर्स के थ्रू अंदर जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। एंड ये जो सिंगल लार्ज ओपनिंग दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना, दिस इज़ ऑस्क्यूलम। सो दिस इज़ ऑस्क्यूलम। एंड ये जो है यहाँ पे डॉट्स जो कर रही हूँ वो क्या है? ऑस्टिया। तो पानी जो है वो किधर से एंटर करता है? ऑस्टिया से एंटर करता है एंड बाहर किधर से निकलता है? ऑस्क्यूलम। याद रखना, ऑस्टिया जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस पोर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऑस्टियम, लेकिन ऑस्क्यूलम जो होता है ना वो एक ही होता है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट, दिस पॉरीफेरा फाइलम, पॉरीफेरा पहला फाइलम है अपना, नॉन कॉर्डेट को बिलोंग करता है। दीज एनिमल्स आर विद द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान। ये तो हमने पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में इसकी सिंपल बॉडी प्लान है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी है, क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल्स है। इसलिए हमने क्या बोला कि दीज एनिमल्स आर विद सिंपलेस्ट बॉडी प्लान, इसलिए हमने इनको क्या बोला कि हम इनको स्पॉन्जेस भी बुलाते हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया कि देयर आर न्यूमरस पोर्स ऑन द बॉडी, और उन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। एंड ऑस्क्यूला क्या है? सिंगल लार्ज ओपनिंग। तो ऑस्क्यूला क्या है अपना? सिंगल लार्ज ओपनिंग, एक ही होता है। ऑस्टिया जो होता है वो बहुत सारे होते हैं। प्लूरल फॉर्म में लिखा है ना, इसलिए ऑस्क्यूला लिखा है। सिंगल अगर है तो ऑस्क्यूलम, प्लूरल तो ऑस्क्यूला। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। पॉरीफेरा को हम स्पॉन्जेस बुलाते हैं। इनकी बॉडी बहुत सिंपल है क्योंकि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी बॉडी सेल से बनी है, बहुत सारे पोर्स हैं इनके बॉडी पे, उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। और जो सिंगल लार्ज ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। इसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो एनिमल्स है ना, ये बेसिकली ये जो है ना ये एनिमल्स है, और ये एनिमल्स आपको किधर दिख रहे हैं? इमेज में पानी में रहते हैं, तो कम्प्लीटली दीज आर योर एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहता है। ठीक है, सो ये एक्वेटिक एनिमल्स है। अब एक्वेटिक में ये
मरीन भी हो सकते हैं, मतलब जो खारे पानी में, सॉल्टी वाटर में जो है वो मरीन, एंड कुछ जो होते हैं ना वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इसका मैं एग्जांपल दे दूंगी, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है ना वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे पॉरीफेरन्स होते हैं ना वो मोस्ट, देखो वो सब तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है। अब उसमें भी दो डिविजन्स आ गए, एक जो खारे पानी में रहता है और एक जो नॉर्मल पानी में रहता है, मतलब मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो अगर मैं बात करूँ पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा जो होता है ना वो मोस्टली मरीन वाटर में रहता है, मतलब सॉल्टी वाटर में रहता है। लेकिन कुछ कुछ जो पॉरीफेरन्स है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और उसमें से जो एक एग्जाम्पल है वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है वो एक प्राणी है जो पॉरीफेरा के अंदर आता है, और ये जो स्पॉन्जिला है ना वो फ्रेश वाटर में रहता है, वो मरीन वाटर में नहीं रहता। मोस्टली मरीन वाटर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ फ्रेश वाटर के भी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि दे हैव एसिमेट्रिकल बॉडी, ये तो हमने अपने चार्ट में ही लिख लिया था, वेरी गुड। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे पॉरीफेरन्स होते हैं ना ये मूव नहीं कर सकते, मतलब ये एक जगह पे ही रहते हैं। जैसे आप इसमें नोटिस भी करोगे कि ये जो है ना वो पत्थर से जुड़े हुए हैं ऐसे फ्रीली। अगर आपने देखा होगा स्टार फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स जो कैसे पानी में मूव करते हैं, ये लोग ऐसे पानी में मूव नहीं करते, वो एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं। इसलिए हमने इनको क्या बोला कि ये सेडेंट्री एनिमल्स है। सेडेंट्री एनिमल्स मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स जो एक जगह से दूसरे जगह पे ना जा सके, जो लोकोमोट ना कर सके, वो एक किसी तो स्टोन से अटैच्ड हो, सबस्ट्रैटम से अटैच्ड हो, उसको हम बोलते हैं सेडेंट्री एनिमल। सबस्ट्रैटम मतलब कुछ पत्थर हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो हमारा एनिमल है वो अटैच्ड है। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि दीज एनिमल्स दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू द सबस्ट्रैटम एंड दे डू नॉट शो एनी लोकोमोशन, इसलिए हमने इनको क्या बोला, सेडेंट्री एनिमल्स बोला। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पॉरीफेरन क्या है, सेडेंट्री एनिमल्स है। उसके बाद हमने बोला कि इन एनिमल्स के पास, ये जो हमारे पॉरीफेरन्स है ना, इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स, या फिर उसका जो दूसरा नाम है वो है कोआनोसाइट्स। तो पॉरीफेरन्स को हम क्या बोलते हैं कि इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल है और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल या फिर कोआनोसाइट्स। अब ये जो कॉलर सेल्स या कोआनोसाइट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर के मूवमेंट के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि ऑस्टिया के थ्रू जो पानी है वो अंदर मूव करता है। अब वो पानी का जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, इसमें पानी है, तो इसका मूवमेंट के लिए ना यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। और ये कॉलर सेल्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करता है वाटर की। ठीक है, तो ये हमारे कॉलर सेल्स है। ये भी याद रखना कि हमारे ये पूरा लाइन देख रहे हो, ये पूरा लाइन जो है, ये पूरे लाइन कॉलर सेल्स ही है। तो हम बोलेंगे कि हमारे जो पॉरीफेरा है उसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। कॉलर एकदम एज पे है, देखो जैसे शर्ट की कॉलर होती है एज पे होती है, वैसे ये भी सेल्स जो है वो एकदम एज पे मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं या फिर कोआनोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि ये एक स्पेशल पॉइंट है पॉरीफेरा के बारे में कि इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स या कोआनोसाइट्स, जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हमने कर लिया। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, इनकी जो बॉडी होती है ना वो स्पॉन्जी होती है, इसलिए तो नाम स्पॉन्जेस है। सो दे हैव स्पॉन्जी बॉडी विच इज़ सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिंग फाइबर्स। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इनकी जो बॉडी है, स्पॉन्जी बॉडी है, उसमें क्या है, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिंग फाइबर्स है, जो किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका से बना है। अभी आप देखोगे ये इमेज में आप नोटिस करो कि छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, एक मिनट में दूसरे, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं पोर्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिंग फाइबर्स। तो ये जो है ये क्या है, स्पिक्यूल्स है या फिर स्पॉन्जिंग फाइबर्स है, जो किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड सिलिका। सिलिका क्या होता है, सैंड जो होता है ना, उसको हम सिलिका बोलते हैं। ठीक है,
तो इनकी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ दीज स्पेक्यूल्स एंड स्पॉन्जिंग फाइबर्स. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद हमने बोला कि ये जो एनिमल्स है ना वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं जो ये लोग पानी के थ्रू इंटेक. अब देखो ये चल के तो ऐसे मुंह खोल के तो ऑर्गेनिज्म को कैच नहीं कर सकते, तो जब भी इनके अंदर बॉडी में पानी जाता है ना ऑस्टिया के थ्रू, तो कुछ कुछ इंसेक्ट्स भी जो मरे हुए होते हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए होते हैं वो उस पानी के थ्रू अंदर चले जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म को खा के वो बाकी का जो पानी है वो ऑस्क्यूलम से थ्रो आउट कर लेता है. सो दीज एनिमल्स फीड अपॉन द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी को इनसाइड लेते हैं अलॉन्ग विद द वाटर. वाटर जो है इट इज़ टेकन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला. जैसे बॉडी में पानी अंदर लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको खा लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे और बाकी का जो पानी है वो ऑस्क्यूलम के थ्रो आउट कर लेंगे. ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि पानी जाता किधर से है, ऑस्टिया से, और निकलता किधर से है, ऑस्क्यूलम से. सो वाटर इट एंटर्स थ्रू ऑस्टिया एंड इट एग्जिट्स थ्रू ऑस्क्यूलम. सो इट इज़ टेकन अलोंग थ्रू ऑस्टिया जो छोटे पोर्स हैं and it is given out through osculum. These animals they reproduce by budding, an asexual method or by sexual method. पता है हमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे गेमीट्स का फ्यूजन होता है, दो डिफरेंट गेमीट्स होते हैं जो मदर एंड फादर से आते हैं, जिसके वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, एक ही पेरेंट काफ़ी है, एंड यहाँ पे गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता. यहाँ पे गेमीट्स का फ्यूजन होता है, यहाँ पे दो पेरेंट्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है एंड एसेक्सुअल भी होता है. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या दिया है पॉरीफेरा के अंदर, बडिंग. जैसे मैं पिक्चर भी लाई हूँ आपके लिए कि ये देखो ये पॉरीफेरा की बॉडी है. ठीक है, ये स्पॉन्जेस की बॉडी है और ये आपको दिख रहा है ऐसा छोटा सा क्या है, ये बड है. ठीक है, तो ये ग्रो होता जाएगा, थोड़े टाइम तक ये ग्रो होता जाएगा, अपने मदर से क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता. और एक बार ये बड़ा हो जाएगा तो ये जो है वो इधर से कट हो जाएगा एंड इंडिपेंडेंटली अपनी जो लाइफ है वो जिएगा. ठीक है, ये बर्डिंग होता है. ये हमने ईस्ट में भी अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी कि ईस्ट जो है वो भी बडिंग शो करता है, हाइड्रा जो है वो भी बडिंग शो करता है, हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है निडेरिया वो भी बडिंग शो करता है. उसमें भी सेम होता है कि एक नीसेंट बर्ड जो होता है वो ग्रो होता है, उसके बाद वो न्यूट्रिशन लेता है अपने पेरेंट्स से, और जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, एक बार उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई तो अपने पेरेंट के बॉडी से डिटैच होके अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली जीता है. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. एंड दे ऑल्सो हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. रीजनरेशन का मतलब बॉडी को वापस रीजनरेट कर लेना. मतलब अगर मैंने बॉडी का कोई भी पार्ट कट कर लिया तो वो जो पार्ट है वो वापस से ग्रो हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, उसको हम रीजनरेशन शो करते हैं. तो ये गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन भी शो करता है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं. और क्या है इसके एग्जाम्पल्स, साइकॉन एंड यूस्पॉन्जिया. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्या है साइकॉन और एक एग्जाम्पल क्या है यूस्पॉन्जिया. अब देखो अगेन इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे फाइलम्स है, जिसको आपका नाम याद रखना है फाइलम का, उसके बाद आपको इन फाइलम के एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक चार्ट बना लो, A4 पेपर लो और उस पर सारे फाइलम्स लिख दो एंड देन यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स रिस्पेक्टिवली. तो सिमिलरली आप इसके साथ भी कर सकते हो, जो स्पेशल पॉइंट्स है जो हर फाइलम में, जैसे 2 चार्ट्स बनाना आप A4 शीट पे. इफ़ इट्स हेल्पफुल फॉर यू आप यू लेट मी नो. तो एक चार्ट में आप क्या करो कि जितने भी फाइलम्स है उसका नाम लिखो और उसके डैश करके आप जितना भी एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने फर्स्ट फाइलम ले लिया पॉरीफेरा. पॉरीफेरा में हमने एग्जाम्पल्स पढ़े बाथ स्पॉन्ज और यूस्पॉन्जिया, दैट इज़ अ बाथ स्पॉन्ज एंड साइकन. ठीक है, और मैंने एक्स्ट्रा आपको स्पॉन्जिला बता दिया. तो आप वो तीनों लिख दो. उसके बाद यू गो टू द नेक्स्ट फाइलम. निडेरिया है, निडेरिया का भी आप एग्जाम्पल्स लिख दो. तो ऐसे ऐसे करके ना आपको पूरा एक A4 शीट, और ट्राई करना कि पूरे एक ही शीट में सारे फाइलम्स के नाम है और उनके एग्जाम्पल्स आ जाए, सो दैट एंड में जब आप रिव्यू करोगे ना एग्ज़ाम के टाइम पे, सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू.
सिमिलरली अगर मैं स्पेशल पॉइंट्स की बात करूँ, अब देखो जो चार्ट में हमने पढ़ा है पॉइंट्स वो तो आपको आता ही है, वो तो आप लिख ही सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्पेशल पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं पॉरीफेरा की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएंगे स्पेशल पॉइंट्स, उसकी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ कोआनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। ये जो है एनिमल्स है वो सेडेंट्री एनिमल्स है, मोस्टली मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर में। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि इनके पास छोटे पोर्स है बॉडी में जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, सिंगल लार्ज ओपनिंग ऑस्क्यूलम है। इनकी जो बॉडी इट इज़ सपोर्टेड बाय स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर्स जो कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका की बनी है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, इतना पॉइंट्स जो स्पेशल पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो ऐसे ऐसे हर फाइलम के स्पेशल पॉइंट्स लिखो A4 शीट में, विच वुड बी अगेन हेल्पफुल फॉर यू कि एंड में आप रिव्यू कर पाओ ईजीली, क्योंकि इतने सारे फाइलम के नाम से इतने सारे पॉइंट्स है तो इनिशियली आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप अगर बार बार उस चार्ट को देखोगे ना तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट इट। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर सेम किया था एंड इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। फाइन। तो एक और बात, डू यू नो जो है, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बाथ स्पॉन्ज जो होता है ना, पहले के ज़माने में लोगों को नहीं पता था कि ये एनिमल है, तो उसको नहाने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, नहाने के लिए यूज़ करते थे, इसलिए इसका नाम जो है यूज स्पॉन्जिया को नहाने के लिए यूज़ करते थे, इसलिए इसको क्या बोला है, बाथ स्पॉन्ज बोला है। ठीक है, सो बाथ स्पॉन्ज क्या होता है, ब्लैक कलर्ड एनिमल होता है एंड राउंड शेप्ड होता है। सो इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड राउंड शेप्ड एनिमल विच इज़ मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन एंड दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसलिए नहाने के लिए काम आता था। सो इट वॉज यूज्ड फॉर बेदिंग ड्यूरिंग ओल्ड डेज एंड इट वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिल्लोज एंड क्यूशंस, जो तकिए थे है ना, उनके लिए भी ये क्यूशंस के लिए, तकियों के लिए यूज़ होता था। And it was also used as a wetting material for sticking the postal stamps and counting currency notes. देखो पहले क्या होता था, बहुत सारे नोट्स जब आपको करने होते हैं, गिनने होता है ना, तो एक ऐसा स्टैम्प आता है जो थोड़ा सा वेटी होता है, तो वो नोट्स चिपकते नहीं हैं आपके हाथ को, फटाफट आप नोट्स को गिन सकते हो। तो पहले के ज़माने में ये जो बाथ स्पॉन्ज था वो उसके लिए भी यूज़ होता था, करेंसी नोट्स को क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, क्लियर है। तो पॉरीफेरा हो गया हमारा फर्स्ट फाइलम। आई होप को आपको ये अच्छे से समझाओ, पॉइंट्स एक बार रिव्यू कर लेना। दूसरा फाइलम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ नेडेरिया। नेडेरिया का जो दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा भी होता है। ठीक है, तो नेडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा। ओके, अब इसके बाद हम नाम में जाएंगे कि क्यों इनको नाम नेडेरिया पड़ा। तो नेडेरिया इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसके पास होता है निडोब्लास्ट। इसके पास क्या होता है, निडोब्लास्ट होता है। सो इनके पास निडोब्लास्ट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, निडेरिया बोला है। अब निडोब्लास्ट क्या होता है, सी निडोब्लास्ट जो होता है ना, बेसिकली आपने जेलीफिश को देखा है, तो जेलीफिश में ना ऐसे टेंटैकल्स होते हैं, है ना। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे शो किया ये पिक्चर में कि ये अपना जेलीफिश है और ये जो सारे हैं ना वो टेंटैकल्स हैं। अब ये जो टेंटैकल्स होते हैं ना, इसमें एक टॉक्सिन होता है, इसके निडोब्लास्ट में एक टॉक्सिन होता है जो हमारे दुश्मन को कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है और उसमें पॉइजन देने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो हमारे सिलेंट्रेट्स है या फिर निडेरिया है ना, इनके पास ये निडोब्लास्ट है जिसके वजह से अपने प्रे को हार्म कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने निडेरिया का नाम दिया। ठीक है, अभी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो निडेरिया है ना वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक जो ग्रुप है दैट इज़ पॉलिप फॉर्म एंड एक जो ग्रुप है इट इज़ मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप और मेड्यूसा क्या होता है, पॉलिप जो होता है ना वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। सो दिस इज़ सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्गेनिज्म, और जो मेड्यूसा होता है ना वो अम्ब्रेला शेप। तो पूरा जो हमारा फाइलम निडेरिया है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एक है हमारा पॉलिप और एक है हमारा मेड्यूसा। पॉलिप मतलब क्या, सिलेंड्रिकल शेप, और मेड्यूसा मतलब क्या, अम्ब्रेला शेप। जैसे आप देखो ये हाइड्रा है, हाइड्रा कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप्ड है ना, सिलेंड्रिकल शेप्ड है। ये भी कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप्ड है। ये कैसा है, मेड्यूसा शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड है ना, अम्ब्रेला जैसे दिख रहा है ये, तो ये मेड्यूसा। और ये जो सिलेंड्रिकल है
ये पॉलिप। तो ये क्या है, पॉलिप जो सिलेंड्रिकल शेप्ड है, एंड ये क्या है, मेड्यूसा जो अम्ब्रेला शेप्ड है। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट बोला है कि द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल या फिर अम्ब्रेला लाइक। जो सिलेंड्रिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिप फॉर्म, और जो अम्ब्रेला लाइक है उसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ सिलेंड्रिकल इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिप, इफ़ इट इज़ अम्ब्रेला लाइक इट इज़ कॉल्ड एज मेड्यूसा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ये होता है पॉलिप, ये होता है मेड्यूसा। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि ये भी जो होते हैं ना वो एक्वेटिक एनिमल्स है। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। कुछ कुछ जो है वो फ्रेश वाटर है एंड मोस्टली जो है वो मरीन है, सेम हमारे स्पॉन्जेस की तरह कि मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, मरीन है, खारे पानी में रहते हैं, एंड कुछ कुछ जो है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है। जिसमें इसका भी अगर मैं एग्जांपल दे दूँ ना तो हाइड्रा जो होता है ना वो हमारा फ्रेश पानी में रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। ये तो हमें चार्ट से ही क्लियर हो गया कि रेडियली सिमेट्रिकल होता है एंड डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि सिर्फ इसके पास दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद इनके पास क्या होता है, निडोब्लास्ट होता है जिसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं प्रे को मारने के लिए। सो यहाँ पे क्या बोला है कि निडोब्लास्ट बेरिंग टेंटाकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। तो किधर प्रेजेंट होता है, माउथ के अराउंड प्रेजेंट होता है, जिसमें यहाँ पे इनके पास टेंटाकल्स है। ये आप नोटिस कर रहे हो, तो ये टेंटाकल्स है, चाहे वो पॉलिप फॉर्म हो चाहे वो मेड्यूसा फॉर्म हो, उनके पास ये टेंटाकल्स होंगे। तो ये जो टेंटाकल्स होते हैं वो प्रे को कैप्चर करने के लिए हेल्प भी होता है और उनके बॉडी में टॉक्सिन इंजेक्ट करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है, तो टॉक्सिन इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई प्रे है सामने तो ये फटाफट जाएंगे, उनको अपने टेंटाकल से पकड़ेंगे, उसमें टॉक्सिन डालेंगे और वो फिर जो है ऑर्गेनिज्म को खा लेंगे, है ना। एक और बात क्या है कि हमारा जो ये पॉलिप फॉर्म है ना वो सेडेंट्री होता है। ठीक है, ये सेडेंट्री होता है और ये फ्री मूविंग होता है। तो ये सेडेंट्री होता है एंड ये फ्री मूविंग होता है। सेडेंट्री हमने अभी पढ़ा, सेडेंट्री क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लोकोमोट ना कर पाए। तो अगर आप देखोगे इस पिक्चर में भी तो ये जो हमारा हाइड्रा है ना वो एक सबस्ट्रेटम से जुड़ा है, लेकिन ये हमारा जो जेलीफिश है वो एकदम फ्रीली मूव कर रहा है। तो पॉलिप फॉर्म जनरली क्या होता है, सेडेंट्री होता है एंड मेड्यूसा जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये जो टेंटाकल्स है ये इनको प्रे को पकड़ने के लिए भी यूज़ होता है, इनको प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है एंड उनको एक जगह पे स्टैग्नेंट रहना है, एंकरेज के लिए भी यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है वो हम पढ़ लेंगे। कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स दोनों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं यार। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ हाइड्रा, जो हमने बहुत टाइम से पढ़ा है। ऑब्वियसली हाइड्रा तो सब जानते हैं ना, बच्चा बच्चा भी जानता है हाइड्रा को। तो हाइड्रा है ना। उसके बाद एडम्सिया, एडम्सिया जो है उसका जो कॉमन नेम है इट इज़ सी एनेमोन। ये जो है ना ये है हमारा एडम्सिया। सो एडम्सिया इज़ व्हाट, सी एनेमोन। उसके बाद फाइजेलिया विच इज़ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एंड ऑरेलिया विच इज़ जेलीफिश, एंड देन यू हैव कॉरल्स। तो ये जो है वो कॉरल्स है, ये जो है ना दिस इज़ योर ऑरेलिया, ये ऑरेलिया है विच इज़ योर जेलीफिश। ठीक है, और ये इसके टेंटाकल्स हैं। तो याद कर लेना, फटाफट याद करो। चलो, सबसे पहले हमने क्या बोला, हाइड्रा। उसके बाद एडम्सिया, एडम्सिया को हम क्या बोलते हैं, सी एनेमोन, है ना। अब कॉमन नेम है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फाइजेलिया। आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या आता है, फिजिक्स, और फिजिक्स से आपकी क्या है, वॉर है। फिजिक्स तो अच्छा नहीं लगता ना किसी को जनरली, तो फिजिक्स से आपकी वॉर है। तो ऐसे याद रखना कि फाइजेलिया इज़ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, जिसमें वॉर आता है। ऑरेलिया इज़ जेलीफिश एंड कॉरल्स। तो हाइड्रा, एडम्सिया विच इज़ योर सी एनेमोन, फाइजेलिया विच इज़ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऑरेलिया विच इज़ जेलीफिश एंड कॉरल्स। ठीक है, तो ये कॉरल्स होता है। उसके बाद एक हमारा सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है, क्या बोला है कि कॉरल रीफ जो है वो ओशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
दे आर एक्चुअली कॉलोनीज ऑफ स्पेसिफिक नेडेरियंस। पता है हमें कि कॉरल्स जो है वो नेडेरिया होता है, ये आपने देखा होगा ना मूवीज़ में या फिर कुछ कुछ सीरीज़ में, ऐसा अंडर वाटर कॉरल्स जो होते हैं तो वो सब नेडेरिया में आते हैं, वो सब एनिमल्स है, ठीक है। एंड इससे एक प्रेशियस स्टोन होता है जिसको हम बोलते हैं कोरल या फिर कोरल पाउडर, जो आयुर्वेदा में यूज़ होता है, और ये एक नेडेरिया है, ठीक है। तो बस याद रखना है कि एक प्रेशियस स्टोन होता है जिसका नाम है कोरल, जो आयुर्वेदा में यूज़ होता है। तो आई होप जो हमारा नेडेरिया है वो आपको क्लियर है। स्पेशल पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनके पास, इनको नेडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास निडोब्लास्ट होता है। निडोब्लास्ट का क्या काम, ये जो है वो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है एंड प्रोटेक्शन में भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने बोला कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है दो फॉर्म में डिवाइडेड है, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कि इसके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मरीन, जनरली जो होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, एंड मरीन जो होता है वो मोस्टली जो है वो मरीन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। हो गया क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ, विच इज़ प्लैटीहेलमिंथिस। अब इसको हम प्लैटीहेलमिंथिस क्यों बोलते हैं, तो द रीज़न इज़ प्लैट, ऐसे याद रखना कि प्लैट फ्लैट, ठीक है, प्लैट और फ्लैट कोइंसाइड करता है। तो प्लैटीहेलमिंथिस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। एस्केलमिंथिस को हम बोलते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है। सो एस्केलमिंथिस इज राउंड वर्म्स एंड प्लैटीहेलमिंथिस इज फ्लैट वर्म्स। सो प्लैटीहेलमिंथिस क्या है, हमारे फ्लैट वर्म्स है, एंड एस्केलमिंथिस क्या है, हमारे राउंड वर्म्स है। तो प्लैट फ्लैट ऐसे याद रखना कि प्लैटीहेलमिंथिस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सारे चपटे एकदम फ्लैट है, एकदम चप्पल की तरह फ्लैट, ठीक है। सो प्लैटीहेलमिंथिस। मिंथिस, हेलमिंथ्स क्या होता है, वर्म्स। हेलमिंथ्स क्या होता है, वर्म्स होता है बेसिकली। तो प्लैट फ्लैट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैट है एंड जो वर्म्स है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स, ठीक है, फ्लैट वर्म्स। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यही है कि इनकी जो बॉडी है वो एकदम चपटी है, एकदम फ्लैट है, स्लेंडर है, फ्लैट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, फ्लैट वर्म। जैसे अपने लीफ को देखा ना, पत्ती, वैसा ही एकदम फ्लैट, एकदम चपटा होता है। सो द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज स्लेंडर, एकदम चपटा, एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और अ स्ट्रिप, इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्लैटीहेलमिंथ्स, ठीक है। इसलिए इसका जो कॉमन नाम है वो फ्लैट वर्म्स भी है। अभी मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट्स क्या होता है, अब देखो हमारे वर्ल्ड में ना पैरासाइट्स होते हैं। सबसे पहले पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जाके उनसे न्यूट्रिशन ले। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोई भी होस्ट की बॉडी में जाए और उनके बॉडी पे वो डिपेंड हो जाए न्यूट्रिशन के लिए। मतलब जितना भी खाना पीना होता है ना वो अपने होस्ट के ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको शिकार करते हैं और उनसे सब खाना पीना जो है वो छीन लेता है। तो पैरासाइट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट्स और एक होता है एक्टोपैरासाइट्स। सो एक है एंडोपैरासाइट्स एंड एक है क्या, एक्टोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट्स क्या होता है, सो पैरासाइट समझो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो बोलते हैं हम खुद खाना पीना कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जाएंगे और उनके बॉडी से खाना पीना लेंगे, ठीक है, उन पर अटैक करेंगे, उनके बॉडी में रहेंगे, उनके बॉडी से खाना पीना लेंगे। अब एक होता है एंडोपैरासाइट्स और एक होता है एक्टोपैरासाइट्स। अब ये वर्ड हमने एंडो और एक्टो जर्म लेयर्स के टाइम भी पढ़ा था। एंडो मतलब इनसाइड, अंदर, और एक्टो मतलब आउटसाइड, बाहर। तो ऐसे पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं ना उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं
मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे बॉडी में अंदर जाके हमारे इंटेस्टाइन से हमारा जो है खाना चुरा के अपना पेट भरता है, तो न्यूट्रिशन लेता है। सो दीज आर योर एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेंगे, और एक्टोपैरासाइट जो बाहर से हमारा खून चूसेंगे, उनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि मोस्ट जो है ना, मोस्टली ये जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर रह के हमारे बॉडी को अटैक करेंगे और न्यूट्रिशन लेंगे हमारी बॉडी से। हम क्या है, होस्ट, ये क्या है, अटैकर्स, पैरासाइट्स। कुछ जो है वो फ्री लिविंग है और कुछ जो है वो एक्वेटिक है, मतलब कुछ कुछ एक्वेटिक भी है जो पानी में भी रहते हैं, और कुछ कुछ बस ऐसे ही फ्रीली घूमते हैं, इनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें ये दुख नहीं पहुंचाते, फ्रीली रहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो एसीलोमेट है, ये तो हमें पता है, और बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये भी हमें पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी हमें पता है कि इनकी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। वाह, ये दो पॉइंट्स तो हमें पहले से ही पता थे। अभी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है जो आपने नया सुना होगा मे बी। अब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट, अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, आप हर्माफ्रोडाइट को क्या बोल सकते हो? बायसेक्सुअल भी बोल सकते हो। मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स में अगर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। मतलब सेम बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गेन भी है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी है। मतलब एक ही बॉडी में हमारा टेस्टिस भी है एंड एक ही बॉडी में ओवा भी है, ओवरी भी है, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट याद रखना कि ये बायसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और एक ही बॉडी में फीमेल, इसको हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब बायसेक्सुअल है ना। स्पर्म्स और एग दोनों एक साथ ही बन रहे हैं एक ही बॉडी में। सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? प्लेनेरिया, जो हमने पढ़ा है। प्लेनेरिया जो होता है वो एक अच्छी प्रॉपर्टी शो करता है विच इज़ रीजनरेशन, है ना। रीजनरेशन जो है ना वो प्लेनेरिया शो करता है। जैसे ये देखो, ये प्लेनेरिया की बॉडी है, मैंने इसका सर अलग कर दिया और इसकी टांगें अलग कर दी, तो ये एक पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया और ये तीसरा पीस हो गया। अब ये जो पीस है वो वापस से बन जाएगा और ये जो पीस है बचा हुआ वो वापस से बन जाएगा। तो तुम जितने पार्ट्स में काटोगे वापस से वो पूरी जो बॉडी पार्ट है वो ग्रो हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। और अपना जो प्लेनेरिया है वो बहुत मस्त रीजनरेशन शो करता है। तो एक है प्लेनेरिया, एक है हमारा लिवर फ्लूक एंड एक है हमारा टेप वर्म। लिवर फ्लूक एंड टेप वर्म। टेप वर्म जो होता है ना वो मतलब ऐसे होते हैं, केसेस होते हैं जहाँ पे अगर हम कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करें ना तो कभी कभी ये जो टेप वर्म होता है ना वो हमारे इंटेस्टाइन में भी घुस जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसको फिर सर्जिकली बाहर निकालना पड़ता है। तो बहुत बुरा होता है क्योंकि बहुत पेनफुल रहता है हमारे गट के अंदर, बहुत ज़्यादा हमें दुख दर्द समस्या देता है ये चुटकू सा ऑर्गेनिज्म। तो इसको सर्जिकली ये टेप वर्म को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, एकदम मैगी नूडल्स जैसा दिख रहा है ना, हाँ वैसा ही है ये, समझा। सो एक है प्लेनेरिया, एक है लिवर फ्लूक एंड एक है टेप वर्म। सो दिस इज योर टेप वर्म। प्लेनेरिया ये एक तो एकदम रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिज्म, एकदम चपटा है, एकदम फ्लैट है। एंड दिस इज योर लिवर फ्लूक। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ पार्ट्स लिखे हैं। सबसे पहले ये माउथ है, ये जो पार्ट है ये माउथ है, फिर ओरल सकर, फिर वेंट्रल आगे का सकर, देन दिस इज योर लीफ लाइक बॉडी एंड द जेनाइटल अपर्चर। ठीक है, ये हमारा टेप वर्म, ये हमारा प्लेनेरिया। तो ये हो गया हमारा प्लैटी हेलमिंथस। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर है इसका। ओके है ना। नेक्स्ट लेट्स बिगिन टू अ नेक्स्ट फाइलम विच इज एस्कहेलमिंथस। एस्कहेलमिंथस क्या होता है? सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एस्कहेलमिंथस इज व्हाट कि ये
स्यूडोसीलोमेट होता है। तो एस्केलमेंथिस क्या होते हैं? अपने राउंड वर्म्स होते हैं। राउंड वर्म्स क्यों बुलाते हैं हम इसे? वो तो हमें पता है, फ्लैट वर्म्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी चपटी होती है। अब इनको हम राउंड वर्म्स क्यों बुलाते हैं? लेट्स टेक ये हमारा कोई एस्केलमेंथिस है ना, ये एस्केलमेंथिस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है। अब इसका अगर मैंने बॉडी ऐसे काट दिया ना तो आपको ऐसा सर्कुलर सेक्शन दिखेगा, ऐसा सर्कुलर सेक्शन दिखेगा। अगर मैंने इसके बॉडी को काट दिया तो ऐसा आपको सर्कुलर सेक्शन मिलेगा, है ना, ऐसे। इसलिए इसको हम राउंड वर्म्स बुलाते हैं क्योंकि ये राउंड है। क्लियर? क्यों बुलाते हैं राउंड वर्म्स? क्लियर? ठीक है। तो एस्केलमेंथिस को हमने क्या बोला? राउंड वर्म्स बुलाते हैं। अब सबसे पहले द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, अभी मैंने ड्रॉ करके बताई थी, और एकदम लॉन्ग धागे जैसी थ्रेड लाइक होती है। या तो आपको दिख रहा है ना इमेज में कि लॉन्ग एकदम थ्रेड लाइक है, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं? राउंड वर्म्स भी बुलाते हैं, है ना। क्या बुलाते हैं? राउंड वर्म्स भी बुलाते हैं। नेक्स्ट हमने बोला कि ये जो एनिमल्स है दे आर ईदर फ्री लिविंग और दे आर एंडोपैरासाइट्स। तो ये भी क्या है? एंडोपैरासाइट्स है, जो दूसरे के बॉडी में जाके उनके बॉडी पे राज करेंगे, सेम एज प्लैटीहेलमिंथस। तो ये भी एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, ये भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। और फ्री लिविंग जो है वो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे पैरासाइट्स भी है, यहाँ पे फ्री लिविंग भी है, ठीक है। और फ्री लिविंग जो वाले हैं वो धरती पे भी रह सकते हैं, मतलब ये लोग एक्वेटिक भी हो सकते हैं एंड ये लोग टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों शो करता है, पैरासाइट्स भी है, फ्री लिविंग भी है, पानी में भी रह सकता है, धरती पे भी रह सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमें पता है 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना। और उसके बाद हमने बोला ये स्यूडोसीलोमेट होता है, इनके पास फॉल्सीलोम होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लोग स्यूडोसीलोमेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड, ये तो हमें पता ही है, एंड कवर्ड विद अ थिक क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज योर कवरिंग। क्यूटिकल क्या होता है? कवरिंग होता है, गाढ़ा सा, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इनकी बॉडी के अराउंड ना एक ऐसा कवरिंग लगा है। अब देखो कवरिंग क्यों चाहिए? ये लोग एंडोपैरासाइट्स है, हमारे बॉडी में जाके रहेंगे, तो हमारे बॉडी में आपको पता है कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, HCl होता है हमारे बॉडी में। तो इनके वजह से ये लोग मर ना जाए। गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में फॉर्म होता रहता है। तो इसके वजह से ये लोग मर ना जाए, इसलिए इनके बॉडी के अराउंड ना एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। और ये जो थिक क्यूटिकल है ना, ये इनको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है। सिमिलरली पानी में भी इनको ये प्रोटेक्शन देता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी प्रोटेक्शन मिलता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स के लिए होता है कि इनको गट के अंदर कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए ये मिले। सो दे हैव अ थिक क्यूटिकल विच इज़ प्रेजेंट, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बॉडी जो होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है। और ये जो एनिमल्स है वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। हमने जो पहले वाले पढ़े थे वो बायसेक्सुअल थे। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, सेम बॉडी में नहीं प्रेजेंट होंगे, टू डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होगा, मतलब एक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक में फीमेल। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि ये जो आपको बड़ी वाली दिख रही है ना, दिस बड़ी वाली इज़ फीमेल, एंड जो ये छोटू दिख रहा है ना, दिस इज़ मेल। तो इस केस में, एस्केलमेंथिस के केस में, जो फीमेल होती है ना वो मेल से बड़ी होती है। और एक बात कि फीमेल का जो टेल एंड होता है ना वो स्ट्रेट होता है, लेकिन मेल का जो टेल एंड होता है ना वो कर्ली होता है। तो क्या याद रखना है कि फीमेल एस्कैरिस, ये ऑर्गेनिज्म का नाम एस्कैरिस है, जो फीमेल एस्कैरिस है वो मेल एस्कैरिस से बड़ी है एंड उसका जो टेल है वो स्ट्रेट है। यहाँ पे जो मेल का एस्कैरिस है ना, इसका जो टेल है ना वो क्या है? कर्व्ड है थोड़ा सा, और ये क्या है? स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना जो आपको काम आएगा, ठीक है। तो आई होप एस्केलमेंथिस भी क्लियर है। राउंड वर्म्स बुलाते हैं,
पैरासाइट्स भी है, फ्री लिविंग भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, डिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसीलोमेट, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है और इनकी बॉडी थिक क्यूटिकल से टफ क्यूटिकल से क्या होता है, कवर्ड होता है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये जो एनिमल्स है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट है, एक बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग प्रेजेंट है। मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उनकी जो टेल होती है वो राउंड होती है, कर्व्ड होती है। एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं, क्या एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले वी हैव एस्कैरिस विच इज़ इंटेस्टिनल वर्म। क्यों बोले इसको इंटेस्टिनल वर्म, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में राज करती है इंटेस्टिनल वर्म, तो एस्कैरिस। नेक्स्ट इज फिलेरियल वर्म एंड वी हैव लोआ लोआ विच इज़ योर आई वर्म। तो फिलेरियल वर्म, फिलेरियासिस अगर आपने कंडीशन पढ़ा होगा एलिफेंटियासिस का, तो इसके वजह से होता है, फिलेरियल वर्म के वजह से एलिफेंटियासिस होता है, जहाँ पे हमारे जो पैर है ना वो पूरे सूज जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, एकदम हाथी जैसे, एलिफेंट जैसे, इसलिए उस कंडीशन को एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉज ड्यू टू फिलेरियल वर्म। तो फिलेरियल वर्म की वजह से क्या होता है, एलिफेंटियासिस होता है। तो एक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले वी हैव एस्कैरिस विच इज़ योर इंटेस्टिनल वर्म, जहाँ पे बीमारी इंटेस्टाइन में वो रहता है ना ये, इसलिए इंटेस्टिनल वर्म। नेक्स्ट यू हैव फिलेरियल वर्म एंड नेक्स्ट यू हैव लोआ लोआ विच इज़ योर आई वर्म। तो फिलेरियल वर्म, इंटेस्टाइनल वर्म एंड आई वर्म। ठीक है, एस्कैरिस, इंटेस्टिनल वर्म, फिलेरियल वर्म एंड योर लोआ लोआ, लोआ लोआ आई वर्म। एग्जाम्पल्स बार बार करना, याद रखना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट आज के लिए जो 5वां फाइलम हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एनेलिडा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अगेन वर्ड का हम मतलब ढूंढेंगे। एनेलिडा क्या मतलब क्या होता है, जो वर्ड होता है ना एनी, एनी का मतलब होता है स्मॉल रिंग्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स हो, जैसे अगर मैं ये ड्रॉ करूँ अर्थवर्म को आपने देखा होगा ना, ऐसे बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एनेलिडा, मतलब पूरे बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स है। तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइडेड है। मेटामर्स बेसिकली जो यूनिट्स होते हैं ना, मेटामर्स। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब आपको वो सेगमेंट्स बॉडी में दिख रहे हैं। ये देखो, ये ओथवर्म का दिखा रही हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना सेगमेंट्स। तो ये जो एक सेगमेंट को मैं उठा लूँ ना, तो इसको हम बोलते हैं मेटामर। वन यूनिट इज़ नोन एज मेटामर। और ये पूरे बॉडी में है सेगमेंटेशन, पूरे बॉडी में है ये मेटामर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स, देखो हमने सिर्फ 3 फाइलम पढ़े थे जो सेगमेंटेशन शो करता है। कौन कौन से, एक हमने पढ़ा था एनेलिडा, है ना, एक हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, और तीसरा हमने क्या बोला था बताओ, कॉर्डेटा। लेकिन इसमें से जो हमारा एनेलिडा है ना, सिर्फ एनेलिडा है ना, वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है, जहाँ पे बॉडी जो है वो मेटामर्स में डिवाइडेड है। एक यूनिट जो होता है, वन यूनिट योर इज नोन एज मेटामर। तो एक यूनिट को हम मेटामर बोलते हैं। थ्रू आउट द बॉडी ऐसा सेगमेंटेशन है, इसलिए इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये दोनों मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो नहीं करते, बस ये जो है वो अपना मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट दे आर एक्टोपैरासाइट्स। अब याद रखना, हमने जो स्टार्टिंग के 2 फाइलम्स पढ़े थे ना, प्लैटीहेलमिन्थिस एंड एस्केलमिन्थिस, ये उसका पूरा उल्टा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग थे और मोस्टली पैरासाइट्स थे। और उसमें भी कौन से पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। याद है ना, अभी हमने प्लैटीहेलमिन्थिस एंड एस्केलमिन्थिस पढ़ा, वो दोनों एंडोपैरासाइट्स थे जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, और कुछ कुछ फ्री लिविंग थे। यहाँ पे पूरा केस उल्टा है। एनेलिडा में ज़्यादातर जो है वो फ्री लिविंग है एंड कुछ कुछ जो है वो यहाँ पे अब एक्टोपैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स नहीं है। तो मोस्टली फ्री लिविंग है एंड कुछ कुछ जो है वो एक्टोपैरासाइट्स। ये आपको डिफरेंस जो है ना वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम कन्फ्यूजन होता है। एनेलिडा क्या था, एक्टोपैरासाइट था, एंडोपैरासाइट था।
मोस्टली क्या था, फ्री लिविंग था या फिर पैरासाइट था। तो ये कन्फ्यूजन ना हो तो अब को रिलेट करके चलो कि हाँ प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस में फ्री लिविंग कम थे लेकिन पैरासाइट ज़्यादा थे। पैरासाइट्स में भी हमने क्या पढ़ा कि एंडो पैरासाइट ज़्यादा थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फ्री लिविंग ज़्यादा है एंड पैरासाइट्स कम है। तो फ्री लिविंग जो है यहाँ पे एनिमल्स वो मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम दो केसेस पढ़ते हैं कि पैरासाइट्स जो है वो दो टाइप के हैं। मोस्टली जो पैरासाइट्स है वो क्या है, एक्टोपैरासाइट्स है ना। और फ्री लिविंग में हमने यहाँ पे तीनों पढ़ा। फ्री लिविंग में हमने बोला कि ये लोग एक्वेटिक भी है एंड टेरेस्ट्रियल भी है। और एक्वेटिक में भी हमने क्या बोला कि एक्वेटिक में भी है, फ्रेश वाटर भी है एंड मरीन वाटर भी है, मतलब खारे पानी में भी रहता है एंड इसमें भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। तो खारे पानी में भी रहता है एंड फ्रेश वाटर में भी रहता है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे पॉइंट कि दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तो हमें पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब 3 जर्म लेयर्स है। उसके बाद बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म है इसको मैं बीच में से काटूँ तो तुम मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। जैसे ये देखो, इसको मैं बीच में से काटूँ तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे ना। देखो यहाँ पे ऐसे में काटूँ तो 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। एंड दे आर यूसिलोमेट, ये भी मुझे पता है। उसके बाद दे हैव सीटे या फिर पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए इनके पास 3 चीज़ें हैं। लोकोमोशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। एक तो इनके पास है पैरापोडिया। पैरापोडिया जो होता है ना वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो पानी में रहता है ना उनके पास पैरापोडिया होता है। दूसरा यू हैव सीटे एंड द थर्ड वन यू हैव सकर। सकर बेसिकली लोकोमोशन के लिए नहीं, ये ज़्यादातर बॉडी को होल्ड अप, क्योंकि ये पैरासाइट है ना, पैरासाइट्स में होता है ये सकर्स। क्योंकि देखो अगर कोई लेट्स टेक लीच, ब्लड सकिंग लीच जो है ना वो बाहर से हमारे बॉडी पे रह के ब्लड सक करता है, तो ये एक्टोपैरासाइट हुआ। तो इसको ना हमारे बॉडी पे चिपकने के लिए ना सकर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सकर है ना ये बॉडी को एकदम टाइटली होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर टाइटली होल्डिंग द बॉडी। पैरासाइट है ना इसलिए। और पैरापोडिया किस में रहता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे नेरिस। हमारा जो नेरिस है ना वो फ्री लिविंग है और फ्रेश इसमें रहता है, पानी में रहता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये नेरिस है। अगर आप देख रहे हो तो नेरिस के पास ये ऐसे 2 दिख रहे हैं ना, दीज आर योर पैरापोडिया जो स्विमिंग में हेल्प करता है। तो ये पैरापोडिया किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में। सो इट इज़ यूजफुल इन स्विमिंग। और एक होता है सीटे। सीटे जो होता है ना वो अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये अर्थवर्म दिख रहा है, यहाँ पे ना सीटे होंगे जो अर्थवर्म को आगे आगे चलने के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, इसका भी बॉडी जो है इट इज़ कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, कवरिंग होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो दिस क्यूटिकल, जब भी क्यूटिकल वर्ड है ना इसका मतलब कवरिंग जो हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दीज एनिमल्स आर ईदर हर्माफ्रोडाइट या फिर यूनिसेक्सुअल। मतलब यहाँ पे भी ये पॉइंट टू बी नोटेड, प्लैटीहेलमिंथस में हर्माफ्रोडाइट थे, एस्केलमिंथस में यूनिसेक्सुअल थे, और एनिलिडा में दोनों है। यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट भी है और यूनिसेक्सुअल भी है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बायसेक्सुअल, तो यहाँ पे बायसेक्सुअल भी है एंड यूनिसेक्सुअल भी है। मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स बायसेक्सुअल है एंड कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ा, अर्थवर्म है, लीच है एंड नेरिस है। ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अर्थवर्म तो हमें पता है ना, फार्मर फ्रेंड। सो दिस इज़ योर अर्थवर्म। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये अर्थवर्म है। देन दिस इज योर लीच एंड दिस इज व्हाट, नेरिस। नेरिस जो होता है वो पानी में रहता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसके पास पैरापोडिया जो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दिस इज अ ब्लड सकिंग लीच, इट इज़ अ पैरासाइट।
और ये तो हमें पता है फ्री लिविंग है ना, फ्री लिविंग है, किधर है, टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा एनालिडा। आई होप आपको हर एक पॉइंट जो है समझा होगा। तो हमने आज 5 फाइलम किए। सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को हमने डिटेल में पढ़ा, हर एक पॉइंट को हमने देखा डिटेल में, हर एक पॉइंट हमने पढ़ा टेक्स्ट बुक का, उसके इमेजेस के रेफरेंस भी लिए। दूसरा हमने निडेरिया पढ़ा है ना, उसका भी हर एक रेफरेंस देखा। फिर प्लैटीहेलमिंथेस, फिर हमने देखा एस्कहेलमिंथेस एंड देन वी डिड एनालिडा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के कंटिन्यू करेंगे, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, बाकी सब, तो उसमें एक लेक्चर लग जाएगा। एंड फिर हम एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो आज का लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।